जनरेश टाइम के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मैं ले आया हूँ आपको झुंझुनू जिले के चिड़ावा तहसील के अंदर पवन जी जो माउंडिया हैं, बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं। आज हमारी टीम वहाँ पहुँची है सर्वे के लिए और उनसे मुलाकात कर रही है कि झुंझुनू जिले के जो आज अध्यक्ष हैं हमारे साथ में जुड़ रहे थे जनरेश टाइम के माध्यम से, और आज जानना चाहेंगे कि बीजेपी की जो सरकार है वो 2023 में कैसे किस तरीके से कमल खिला पाएगी। सर, जनरेश टाइम के ऊपर बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद, थैंक यू। सर, अभी एक सर्वप्रथम तो हमारी टीम आपके घर पे पहुंची है यहाँ सर्वे के लिए, और दूसरी बात कि हमारे जो दर्शक हैं जनरेश टाइम के वो सभी जानना चाहते हैं, क्योंकि आज आपका नाम है वो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। झुंझुनू जिले के अंदर ही नहीं, आपका राजस्थान में भी नाम लिया जाता है। हर जगह जो भी बड़े कार्यक्रम होते हैं, चाहे सामाजिक हो चाहे और कोई बड़े कार्यक्रम हो, बीजेपी के हो, हर जगह आप वहाँ मौजूद रहते हैं। तो जनता की एक अभिलाषा है कि आप चुनाव उदयपुर पार्टी से लड़ रहे हैं या और कहीं से। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करता है तो निश्चित रूप से उसकी भी इच्छा होती है, उसकी भी एक अभिलाषा होती है कि वो चुनाव लड़ने की। और जैसा कि मैंने पूर्व में भी कई बार बताया है आपके चैनल के माध्यम से भी कि पार्टी ने अगर आदेश किया तो मैं उदयपुर पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे पूरे जिले भर में हम 7 सीटों पर ही, क्योंकि चुनाव तो निश्चित है 2023 में, और इसलिए हर सीट पर हम पार्टी की विजय हो इसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं। पार्टी को समय पर जब पूछेगी पार्टी तो बताएंगे, लेकिन चुनाव का जो निर्णय है, क्योंकि मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मेरा चुनाव लड़ने का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय पार्टी का है। एक सर, जैसे अभी हर एक कार्यक्रम में आप पहुंचते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अभी हमारे मदन जी सैनी थे, सीकर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, डिप्टी सीएम भी पहुंचे वहाँ, केशव प्रसाद मौर्य जी भी। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि पार्टी जो किस हिसाब से कार्य कर रही है और 2023 में किस तरीके से कमल खिला पाएगी। देखिए, जहाँ तक मदन जी भाई साहब की मूर्ति का अनावरण का जो विषय है, निश्चित रूप से मदन जी भाई साहब भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी शख्सियत रही है जो हजारों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा के स्रोत है। उनकी सादगी, उनका व्यक्तित्व, उनका संगठन के प्रति समर्पण, उनकी निष्ठा, ये जो सब है वो एक पार्टी में एक मिसाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, और जिस भी कार्यकर्ता ने मदन जी भाई साहब को नज़दीक से देखा है काम करते हुए, तो निश्चित रूप से उनसे उनको प्रेरणा मिली है। इसलिए उनकी मूर्ति का अनावरण का जो कार्यक्रम सीकर में हुआ, उसमें पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से भी और मेरा व्यक्तिगत रूप से भी सब लोग जानते हैं कि मदन जी भाई साहब से बहुत नज़दीक का रिश्ता मेरा रहा है, और बहुत मेरे को उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में बहुत मुझे आगे बढ़ाने में भी उनका योगदान रहा है। और निश्चित रूप से वो एक ऐसी शख्सियत थे, तो उनका मूर्ति अनावरण जब हो तो पूरे राजस्थान भर से ही कार्यकर्ता आए थे। पूरे राजस्थान में कोई ऐसा जिला नहीं था जहाँ से कोई कार्यकर्ता नहीं आए हो। और मदन जी भाई साहब एक संगठन के बड़े कार्यकर्ता थे, बड़े नेता थे, वो किसी जाति बिरादरी के किसी नेता नहीं थे। इसलिए उनके कार्यक्रम में आना, चूँकि उत्तर प्रदेश के सम्मानीय डिप्टी सीएम साहब केशव प्रसाद मौर्य जी भी उसमें पधारे, तो उसमें भी हमने जब चर्चा की थी, माननीय राजेंद्र गहलोत साहब ने हम लोगों ने चर्चा की थी केशव, तो उनसे भी उनका परिचय था मदन जी भाई साहब का। तो उन्होंने भी शायद ही कहा कि भाई साहब की मूर्ति का नाम है तो मैं भी आऊँगा, इसलिए वो आए। एक सर, जैसे अभी 2023 के अंदर चुनाव सामने हैं और आप कह रहे हैं आप भी जिला अध्यक्ष हैं झुंझुनू जिले के, कितनी सीटें इस टाइम पे जो 2023 में बीजेपी ला पाएगी। देखिए, आप जो जिस प्रकार का 4.5 साल का शासन राजस्थान में कांग्रेस का रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। आम जनता
चाहे महिला हो, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, समाज का कोई भी वर्ग इस सरकार के अत्याचारों से, इस सरकार के जुल्म सितम से अछूता नहीं रहा है। आप देख रहे हो पिछले 4.5 साल में जितने पेपर लीक हुए, एक रिकॉर्ड कायम हो गया। और तो उनकी राज्य सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सीधे सरकार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के संरक्षण में शिक्षा संकुल से पेपर निकल जाना, तो इससे बड़ी और दुर्भाग्य की बात और इस राज्य की कांग्रेस सरकार के लिए शर्म की बात तो क्या हो सकती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो 4.5 साल का जो शासन इस कांग्रेस का रहा है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार रहा है, कुर्सी बचाने के चक्कर में 4.5 साल किसान आत्महत्या को मजबूर हैं, किसानों का कर्जा माफी नहीं हुई। उलट उनके 19,000 किसान ऐसे हैं राजस्थान में जिनकी बाकायदा सूची जारी करती जमीन निधान करने की। एक सर मैं छोटा सा उदाहरण और पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी एक घटना हुई थी 4-5 दिन पहले भीलवाड़ा के अंदर। एक बच्ची थी 16 साल की, उसके साथ में कुकर्म करके उसको एक जो कोयले की भट्टी थी उसमें जला दिया गया। उसके बाद में जो कार्यकर्ता थे, जो कॉलेजों के लड़के थे, उन्होंने एक आंदोलन करने की कोशिश की, तो उनको भी उठा के यानी बंद कर दिया गया। ये कहाँ तक सही है? देखिए, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और जुल्म और सितम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलने की आज़ादी भारत का संविधान देता है। ये कोई राजतंत्र नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की तानाशाही पिछले 4.5 साल में राज्य की सरकार ने की है, तो निश्चित रूप से ये राजतंत्र की याद दिलाती है। ऐसी स्थिति तो मैं समझता हूँ कि राजतंत्र की समझ नहीं है। सर, एक राजस्थान में कांग्रेस सरकार के अंदर अभी आप कह रहे हैं 4.5 साल हो गए, 4.5 साल में क्योंकि बलात्कार के मामले हैं, लूटपाट के हैं, कहीं ना कहीं क्राइम है वो ज्यादा पैर पसार रहा है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? राजस्थान महिला अत्याचारों में, राजस्थान दलित अत्याचारों में, पूरे देश भर में, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है, ये कोई आरोप नहीं है, कि पूरे देश भर में प्रथम नंबर राजस्थान का है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं तो ये कहूँगा कि ये सरकार आम आवाम की रक्षा करने में और एक सुशासन देने में, लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरह से फेल हो गई है। और जो राजस्थान की जनता है वो सिर्फ नवंबर-दिसंबर माह का इंतजार कर रही है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम 3 महीने बाद में राज्य की जनता करने वाली है। बहुत बड़े प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है। सर, एक प्रधानमंत्री जी के तूफानी दौरे हो रहे हैं राजस्थान में, उससे भी कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार बौखलाई हुई है। देखिए, प्रधानमंत्री जी देश और दुनिया में बहुत बड़े नेता है। उनका जो व्यक्तित्व है वो इतना बड़ा है कि उससे सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, भारत के बाहर भी जो दूसरे देश हैं उनमें भी आप देखते हैं कि वो जब बाहर जाते हैं विदेशों में, तो दूसरे देश के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो उनको दिए जाते हैं। दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो उनको उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो उनका तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जब भी राजस्थान आए हैं और जो सभाएं कार्यक्रम उनके हुए हैं, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में तो ऊर्जा का संचार हुआ ही है। उसके अतिरिक्त जो आम जनता है राजस्थान की, वो भी बड़ी आशा की निगाह से माननीय प्रधानमंत्री जी को देख रही है। जी सर, उदयपुर पार्टी से आपको टिकट मिलती है, तो क्या आप टिकट निकाल पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े प्रचंड बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाने वाली है। झुंझुनू जिले की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। कमल का फूल जीतेगा। चाहे प्रत्याशी मैं हूँ, चाहे प्रत्याशी और कोई रहे, मैं रहूँगा तो मैं भी जीतूंगा, और कोई रहेगा तो और कोई भी जीतेगा। हमारा जो कमल का फूल है वो 7 सीटों पर खिलने वाला है। सर, उदयपुर वाटी के अंदर भी बहुत भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बहुत से जैसे अभी क्राइम है वो भी काफी पैर पसार रहा है। वहाँ जो अवैध खनन के कारोबार हैं वो भी ज्यादा फल फूल रहे हैं। और अभी एक लाल डायरी का जिक्र हुआ था, उसके बाद में तो मंत्री जी जैसे कोई आग के ऊपर पेट्रोल डाल देता है, उसी तरीके से बौखलाए हुए हैं। देखिए, अपने एक मारवाड़ी में कहावत है कि बेईमानों की हिस्सेदारी पर बिगड़ती है। आप सबको पता है, आपने देखा है कि यही मंत्री जी
इस प्रकार से राज्य सरकार के 2020 में बचाव में खड़े थे, आपको ध्यान, इस प्रकार का बचाव करने में लगे हुए थे, इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के और कसीदे पढ़े जा रहे थे। और जब बेईमानी का धन आ रहा था और बेईमानी के धन में जब बराबर की हिस्सेदारी थी, तब तक न तो कोई इनको महिला अत्याचार दिखा, न इनको कोई दलित अत्याचार दिखा। और मंत्री जी कहते हैं ना कि मेरा पहला प्यार है दलित वर्ग। मैं कहता हूँ, आप आरटीआई के माध्यम से मेरा दावा है कि आप उदयपुरवाटी थाना और गुड्डा थाना का आप जितनी एफआईआर 2018 के बाद दर्ज हुई है कांग्रेस के शासन में, मंत्री जी के विधायक बनने के बाद में, उनमें 80% जो मुकदमे SC/ST के दर्ज हुए हैं, उनमें 80% में एफआईआर लेते हैं। सर 2019 के अंदर एक राजेंद्र जी हुड्डा का बयान आया था कि कोई एक मामला चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि यदि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हम उनकी बहन बेटियों को उठा लेंगे। और आज वही आदमी यानी महिलाओं के उस संरक्षण के लिए एक ढिंडोरा पीटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, चाहे व्यक्ति हो चाहे जानवर हो, व्यक्ति या जानवर, उसका नेचर कभी नहीं बदल सकता। उसका वो रोल बदलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसकी प्रकृति है वो कभी बदल नहीं। आपका कहने का मतलब यह है कि भेड़िया चाहे शेर की खाल पहनने से शेर नहीं बनता है? निश्चित रूप से मैं यही कह रहा हूँ कि प्रकृति इंसान की कभी नहीं बदल सकती, चाहे वो कुछ भी बन जाए। मैं ये आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि क्या जब थानागाजी में और गैंगरेप हुआ महिला के साथ उसके पति की मौजूदगी में, तो क्या राजेंद्र हुड्डा सरकार का हिस्सा नहीं थे? बिल्कुल, हम मानते हैं उस दिन वो इस्तीफा देते कि मेरे दुख हुआ, महिला अत्याचारों के खिलाफ बोलता। आज जब उनको अच्छा महकमा मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया, जो महकमा वो चाहते थे, जो मंत्रालय वो चाहते थे, वो नहीं मिला, इसलिए उनको आज महिलाओं की जो अत्याचार है वो याद आ रहे हैं। उससे पहले भी तो वो मंत्री थे, मैं मानता हूँ उस समय वो इस्तीफा देते, उससे पहले कभी बोले गए वो अपने बेटे के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री जी को अपने गांव में बुलाया। उससे पहले क्या महिला अत्याचार हुए नहीं राजस्थान में? उससे पहले ही आप नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट देखना, उससे पहले ही जब मुख्यमंत्री जी को बुलाकर और जब कसीदे पड़े गए थे उनके काम में, उससे पहले राजस्थान महिला अत्याचार में 1 नंबर पे आ गया था। उस दिन में भी बहुत अश्लील डांस हुआ था उनके बेटे के जन्मदिन के ऊपर। जो शुभम हुड्डा है उनके जन्मदिन पे मुख्यमंत्री जी आए थे, तो रात को वहाँ बहुत अश्लील डांस हुआ था, बाहर से बार बार बुलाई गई थी। वो सब जानते हैं। और देखिए, मैंने कहा ना कि व्यक्ति की प्रकृति कभी नहीं बदल सकती। देखो, राजनीतिक भाषण अलग विषय, लेकिन जनता सब जानती है। आपको ये भी पता है कि इन 4.5 सालों में इस उदयपुरवाटी विधानसभा की जो दुर्दशा हुई है, पुलिस ने पुलिस का काम नहीं किया, दलाली का काम किया, सिर्फ दलाली करनी। पुलिस ने कभी अपने उच्चाधिकारियों की नहीं मानी, सिर्फ जैसा मंत्री ने कहा वैसा करना। मतलब ये स्थिति तहसील की रही। आप रजिस्ट्री कराने के लिए गए तो उनमें दलाली, आप नोटरी कराने गए तो उनमें दलाली। मतलब सारा का सारा महकमा जो रहा, जो जितने भी महकमे सरकारी है, वो सारे मंत्री राजेंद्र हुड्डा की गिरफ्त में इतने रहे हैं कि अब ये निकला है, थोड़ा बहुत लोगों ने राहत की सांस ली है। नहीं तो 1947 से पहले की स्थिति थी। अब आप ये देखो, आप देखते हो उधर से गुजरते होंगे, पूरी जो नदी का क्षेत्र है वो काट लिया, उसको खोद डाला, इतना अवैध खनन। आपको पता है वहाँ बागोली के अंदर वो उसके लोहे की वो जो मामला, किसका मामला था? वो किसका मामला था? वो समझते नहीं क्या लोग, चाहे नाम किसी का भी लो, लेकिन पता है आगे किसी को भी कर दो। लेकिन वो मामला किसका था, किसने किया? इन्होंने इतना लूटा है, ट्रकों से वसूली ली है। और वन विभाग के अधिकारी इन 4 सालों में राजेंद्र हुड्डा के लोगों के साथ मौके पर खड़े होके, जब कोई बेचारा अपना पेट पालने के लिए कोई गरीब व्यक्ति ट्रैक्टर की ट्रॉली में बजरी भर के लाता है तो अवैध हो जाती है। और राजेंद्र हुड्डा के 750 रुपए देते ही उस पे 1 नंबर होने का जो ठप्पा है वो वन विभाग के कर्मचारी। इससे बड़ी दुर्गति हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, क्योंकि सही कह रहे हैं। हमारे साथ में पवन जी माउंडिया साहब जुड़ रहे थे, बहुत अच्छी बातें बताई है उन्होंने कि उदयपुरवाटी क्षेत्र में नहीं, आज जो बीजेपी का आप देख रहे हैं, ये दुपट्टा इनके जो शरीर पे है, वो आज हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व की एक ब्रांडेड जो पार्टी है वो बन चुकी है। और कांग्रेस को कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। आप देख रहे थे जयप्रेश टाइम के माध्यम से इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। और अभी 2023 के अंदर जो उदयपुरवाटी से इनको जो दायित्व इनकी जो पार्टी है बीजेपी वो देगी, तो उसके ऊपर बिल्कुल खरे उतरेंगे ये, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना दायित्व निभा रहे हैं। देख रहे हैं जयप्रेश टाइम के माध्यम से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।